नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की 5 दिन की यात्रा पर रवाना। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष में ले जाने वाले एक्सियोम 4 मिशन का प्रक्षेपण अब 19 जून को। कैलाश मानसरोवर यात्रा के श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज गंगटोक पहुंचेगा। ईरान ने इजरायल पर फिर से मिसाइल हमले किए, इजरायली वायुसेना का भी तेहरान पर हमला। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तेज हवाओं के साथ बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई। बीसीसीआई ने बेंगलुरु में मची भगदड़ के बाद जीत का जश्न मनाने के दिशा निर्देश तैयार करने के लिए समिति गठित की। और भारत की याजिक हिलन ने भूटान में दक्षिण एशियाई बॉडी बिल्डिंग और फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। समाचार प्रभात के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की 5 दिन की यात्रा पर आज रवाना हो गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडस के निमंत्रण पर श्री मोदी आज साइप्रस की राजधानी निकोसिया पहुंचेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 2 दशकों में साइप्रस की ये पहली यात्रा है। निकोसिया में श्री मोदी साइप्रस के राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलिडेस से वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री लिमासोल में व्यापार जगत के प्रतिनिधियों को भी संबोधित करेंगे। इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंध प्रगाढ़ करने और भूमध्य सागरीय क्षेत्र तथा यूरोपीय संघ के साथ भारत की साझेदारी मजबूत करने में सहायता मिलेगी। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर कल G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कनाडा के कानानास्किस पहुंचेंगे। वे इस सम्मेलन में G7 देशों के नेताओं, अन्य आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के साथ ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और नवाचार, विशेष रूप से AI ऊर्जा नेक्सस और क्वांटम संबंधी मुद्दों सहित महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन के दौरान कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के अंतिम चरण में 18 जून को क्रोएशिया की सरकारी यात्रा पर जाएंगे। पी राजा दुरई की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में साइप्रस में भारत के उच्चायुक्त मनीष ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंधों में नए आयाम जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री के विजिट से ऐतिहासिक रिश्ता है, उसमें काफी मजबूती आएगी। चाहे वो द्विपक्षीय रिश्ता हो, चाहे यूएन के कॉन्टेक्स्ट में हो, चाहे ग्लोबल प्लेटफॉर्म के कॉन्टेक्स्ट में हो या रीजनल कॉन्टेक्स्ट में हो, हम हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। और ये जो यात्रा होगी प्रधानमंत्री जी की, रीइंफोर्स करेगा कि हमारी जो पुरानी मित्रता है वो कंटेम्परेरी कॉन्टेक्स्ट में और मजबूत हो। उच्चायुक्त ने कहा कि साइप्रस की वर्ष 2035 के लिए एक राष्ट्रीय परिकल्पना है, जबकि भारत ने विकसित भारत 2047 के लिए अपना दृष्टिकोण तैयार किया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों नेता बातचीत से सहयोग बढ़ाने की रूपरेखा तैयार करेंगे। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि विकसित भारत का 2047 तक बनने का, जो सेक्टर्स में साइप्रस महत्वपूर्ण योगदान इसमें दे सकता है, उसको आइडेंटिफाई किया जाए। साइप्रस को विजन है 2035 की, उसमें हम क्या योगदान कर सकते हैं, चाहे वो डिजिटल टेक्नोलॉजी हो या ट्रेड हो। प्रधानमंत्री ने इस यात्रा पर रवाना होने से पहले कहा कि साइप्रस भारत का एक निकट सहयोगी है और भूमध्य सागरीय क्षेत्र तथा यूरोपीय संघ में महत्वपूर्ण भागीदार है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऐतिहासिक संबंधों और व्यापार, निवेश, सुरक्षा तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में संबंध मजबूत करने में सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बारे में कहा कि इसमें वैश्विक मुद्दों और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श होगा। क्रोएशिया के बारे में उन्होंने कहा कि दोनों देशों के सदियों पुराने घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि तीनों देशों की इस यात्रा से सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के लिए अपने दृढ़ समर्थन के लिए धन्यवाद देने का अवसर है। गुजरात में विमान दुर्घटना के पीड़ितों की पहचान के लिए डीएनए मिलान प्रक्रिया जारी है। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने कहा है कि कल रात 9 बजे तक 19 डीएनए नमूनों का मिलान किया जा चुका है। फॉरेंसिक टीमें दिन रात डीएनए नमूनों का मिलान करने में लगी रहीं। दुर्घटना में मारे गए गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का अंतिम संस्कार राजकोट में किया जाएगा। अंतिम संस्कार की तिथि डीएनए परीक्षण के परिणाम के बाद तय की जाएगी। इस बीच मृतकों के परिवारों की सुविधा के लिए सिविल अस्पताल में व्यापक व्यवस्था की गई है। अहमदाबाद सिविल अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राकेश जोशी ने कहा कि प्रत्येक पीड़ित के लिए एक अलग टीम आवंटित की गई है।
भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजने के बहुप्रतीक्षित एक्सियोम 4 मिशन की नई तारीख 19 जून निर्धारित की गई है। इस मिशन में तकनीकी खामियों के कारण देरी हुई थी और अब उनका समाधान कर दिया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, एक्सियोम स्पेस और स्पेस एक्स के बीच बैठक में यह पुष्टि की गई कि फॉल्कन 9 प्रक्षेपण वाहन में आए तरल ऑक्सीजन रिसाव की समस्या को हल कर लिया गया है। यह रिसाव नियमित पूर्व प्रक्षेपण निरीक्षण के दौरान पता चला था और इसके कारण 11 जून को होने वाला प्रक्षेपण स्थगित कर दिया गया था। यह मिशन भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मिशन सफल होने पर शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले और 1984 में अंतरिक्ष जाने वाले राकेश शर्मा के बाद दूसरे भारतीय बन जाएंगे। इस मिशन को भारत के अपने गगनयान कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। इसका उद्देश्य स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना है। इस मिशन से प्राप्त अनुभव से भारत के भविष्य के अंतरिक्ष कार्यक्रम को फायदा होगा। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कल उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया। उत्तर प्रदेश में इसरो का यह पहला परीक्षण है जिसे थ्रस्ट टेक इंडिया लिमिटेड के सहयोग से किया गया। यह परीक्षण अक्टूबर-नवंबर में होने वाले एक बड़े आयोजन का हिस्सा था जिसमें लगभग 900 युवाओं द्वारा निर्मित उपग्रहों का परीक्षण किया जाएगा। थ्रस्ट टेक इंडिया के निदेशक विनोद कुमार ने बताया कि यह आयोजन देश के बच्चों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रति रुचि पैदा करने के लिए किया जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा के श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज गंगटोक पहुंचेगा। सिक्किम सरकार ने श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए सभी प्रबंध किए हैं। यह यात्रा 5 वर्ष के अंतराल के बाद 20 जून से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग 20 जून को नाथुला में यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग के अपर मुख्य सचिव CS राव ने बताया कि पहले जत्थे में सरकारी अधिकारियों सहित 35 यात्री हैं। ये यात्री स्वयं को मौसम के अनुकूल बनाने के लिए 4 दिन तक सेराथांग और 15वें मील स्टेशन पर रुकेंगे। इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ गया है। ईरान की मिसाइलों ने इजरायल के प्रमुख शहरों को निशाना बनाया जबकि इजरायली सेना ने कल तेहरान में सैन्य ठिकानों पर फिर से हमले किए। इस संघर्ष से पश्चिम एशिया की स्थिति खतरनाक हो गई है। एक रिपोर्ट। ईरानी मिसाइलों के यरूशलेम और हाइफा पर लगातार हमलों से इजराइल में हवाई हमलों के सायरन बजने लगे। रिहायशी इलाकों पर ईरानी मिसाइलों के हमलों की वजह से इजरायली नागरिकों ने सुरक्षित स्थानों पर शरण ली है। हाइफा क्षेत्र में जोरदार विस्फोटों की आवाजें सुनी गयी। इजरायल ने हमलों को रोकने के लिए अपनी वायु रक्षा प्रणाली को सक्रिय कर दिया। इजरायली रक्षा बलों ने पुष्टि की है कि वे ईरान के मिसाइल हमलों को नाकाम करने के साथ ही ईरान के सैन्य ठिकानों पर भी हमला कर रहे हैं। IDF होम फ्रंट कमांड ने देश के नागरिकों को अगली सूचना तक सुरक्षित स्थानों के आसपास रहने का निर्देश दिया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर कूटनीतिक दबाव बढ़ाते हुए चेतावनी दी है, अगर वह अमेरिका के साथ परमाणु समझौते के लिए प्रतिबद्ध नहीं होता है तो उस पर हमले और तेज होंगे। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नेहा गोस्वामी। इस बीच अमेरिका और ईरान के मध्य आज मस्कट में होने वाली परमाणु वार्ता रद्द कर दी गई है। वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे ओमान ने ईरान पर इजरायल के हमले के बाद ये वार्ता रद्द करने की घोषणा की। अमेरिका ने इन खबरों का खंडन किया है कि पाकिस्तान की सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को वॉशिंगटन में सेना की परेड के लिए आमंत्रित किया गया था। अमेरिका ने इन खबरों को फर्जी बताया है। इस फर्जी खबर के खुलासे को पाकिस्तान की कूटनीतिक असफलता के रूप में देखा जा रहा है। आज वरिष्ठ नागरिक दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस है। आज का यह दिन वरिष्ठ नागरिकों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार और उनकी उपेक्षा को रोकने के प्रति जागरूकता बढ़ाकर बेहतर समझ को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए टोल फ्री एल्डर लाइन हेल्पलाइन नंबर 14567 जारी किया गया है। इस अवसर पर हेल्प एज इंडिया के अध्ययन में पता चला है कि छोटे शहरों में युवा और बुजुर्ग पारंपरिक मूल्यों तथा अंतर पीढ़ीगत संबंधों को साझा करते हैं। एक रिपोर्ट। यह रिपोर्ट बताती है कि बुजुर्गों से निकटता के मामले में मेट्रो शहर और गैर मेट्रो शहर के युवाओं के बीच उल्लेखनीय अंतर है। गैर मेट्रो शहर वाले युवा अधिक पारंपरिक व समुदाय उन्मुख मूल्य प्रणालियों के कारण सम्मान की अधिक अभिव्यक्ति दिखाते हैं। हालांकि चुनौतियों के बावजूद बुजुर्ग और युवा दोनों ही इस बात पर दृढ़ आशा व्यक्त है कि उनमें आपसी समझ निश्चित रूप से रिश्ते बेहतर बना सकती है। हेल्पेज इंडिया के पंजाब और चंडीगढ़ के प्रमुख भुवनेश्वर शर्मा कहते हैं, बुजुर्गों के प्रति सम्मान
और पारिवारिक संबंध भारत में गहराई से सम्मानित हैं। लेकिन इसके बावजूद कई बुजुर्ग भावनात्मक रूप से दूर, अनसुने या सार्थक जुड़ाव से अपने आप को अलग महसूस करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि युवा भी बुढ़ापे के दौरान अकेलेपन, अलगाव, खराब स्वास्थ्य और वित्तीय असुरक्षा से डरते हैं। वे भी बुढ़ापे में अपने परिवार के साथ रहने में विश्वास करते हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जालंधर। राष्ट्रीय राजधानी में आज सुबह तेज हवाओं के साथ वर्षा हुई। बारिश से दिल्ली में तापमान में गिरावट आई और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार सुबह के समय राष्ट्रीय राजधानी में 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बारिश के कारण यातायात बाधित हुआ है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की आईपीएल जीत के जश्न के दौरान हुई घटनाओं को रोकने के लिए व्यापक दिशा निर्देश तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति के अध्यक्ष देवजीत सैकिया होंगे। इसमें प्रभृति सिंह भाटिया और राजीव शुक्ला भी शामिल हैं। ये समिति 15 दिन के अंदर दिशा निर्देश तैयार करेगी। भूटान के थिम्पू में 15वीं दक्षिण एशियाई बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में भारत की याजिक हिलिंग ने स्वर्ण पदक जीता है। याजिक ने कल महिला मॉडल फिजिक स्पर्धा में पहला स्थान प्राप्त किया। अरुणाचल प्रदेश की याजिक अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली राज्य की पहली महिला फिजिक स्पोर्ट्स एथलीट बन गई हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज। धन्यवाद निखिल। अहमदाबाद विमान हादसे पर जांच कमेटी गठित, केंद्रीय गृह सचिव के नेतृत्व में समिति 3 महीने में सौंपेगी जांच रिपोर्ट। इस खबर को राष्ट्रीय सहारा, दैनिक जागरण, पंजाब केसरी, देशबंधु, दैनिक ट्रिब्यून और नवभारत टाइम्स ने पहले पन्ने पर स्थान दिया है। दैनिक भास्कर की खबर है, एडवांस ब्रह्मोस से लैस नया तेजस विमान इस माह भारतीय वायुसेना को मिल जाएगा। जनसत्ता, दैनिक ट्रिब्यून, वीर अर्जुन और हरिभूमि सहित कई अखबारों ने ईरान इजराइल के बीच संघर्ष को सुर्खी बनाया है। इसी खबर पर हिंदुस्तान के शब्द हैं, ईरान इंतकाम पर आमादा, इजराइल बोला जला देंगे। अमर उजाला के कारोबार पन्ने की सुर्खी है, एसबीआई का ऋण आज से आधा प्रतिशत सस्ता हुआ। दक्षिण अफ्रीका के 27 साल बाद आईसीसी ट्रॉफी जीतने के समाचार को अधिकतर अखबारों ने प्रमुखता दी है। अमर उजाला लिखता है, दक्षिण अफ्रीका पहली बार विश्व टेस्ट चैंपियन। वहीं हरिभूमि की सुर्खी है, लॉर्ड्स के 141 साल के इतिहास में रन चेज की दूसरी सबसे बड़ी जीत। दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका और वीर अर्जुन के अनुसार अयोध्या में राम दरबार भक्तों के लिए खुला, पास के जरिए होंगे दर्शन। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है, पहलगाम हमले के बाद बंद पर्यटक स्थल 17 जून से फिर खुलेंगे। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, फ्री आधार अपडेट की तारीख 14 जून 2026 तक बढ़ाई गई, माई आधार पोर्टल का इस्तेमाल करें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की 5 दिन की यात्रा पर रवाना। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष में ले जाने वाले एक्सियोम 4 मिशन का प्रक्षेपण अब 19 जून को। कैलाश मानसरोवर यात्रा के श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज गंगटोक पहुंचेगा। ईरान ने इजराइल पर फिर से मिसाइल हमले किए। इजरायली वायुसेना का भी तेहरान पर हमला। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तेज हवाओं के साथ बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई। बीसीसीआई ने बेंगलुरु में मची भगदड़ के बाद जीत का जश्न मनाने के लिए दिशा निर्देश तैयार करने के लिए समिति गठित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।